जेठानी देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो चल फिर नहीं सकती थी। मेरा पति रोज उसे कमरे में जाता और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता था। एक दिन मेरी जेठानी अस्पताल गई हुई थी, तब मैंने उनके कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया। 2 दिन बाद जब मैंने अपने मोबाइल में वो दृश्य देखा तो मेरे ऊपर मानो आसमान ही टूट गया, क्योंकि मेरा नाम शिखा है। मैं 24 साल की हूँ। हमारी शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। मैं अपने पति रिक्की में कई बदलाव देखे थे। वो मेरी बातों से ज्यादा अपनी भाभी को बातों को महत्व देता था और इस बात को मुझे बहुत बुरा लगता था। घर की छोटी छोटी दिक्कतें भी वो अपनी भाभी से बताता और मेरी बड़ी से बड़ी परेशानी को भी अनदेखा कर देता था। पहले तो मुझे लगा कि 10 साल पुराने रिश्ते का सभी का मोह होता ही है, शायद पत्नी आने पर थोड़ा कम हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब तो मुझे लगने लगा था कि उनके बीच देवर भाभी के प्यार से भी कुछ ज्यादा है। मेरी जेठानी ऐसी थी कि उनको देखते ही कोई दीवाना हो जाए। मेरे जेठ ज्यादातर काम के सिलसिले से बाहर ही रहते थे। अब मुझे उनके सौंदर्य से डर लगने लगा था। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा मेरे पति रिक्की अपने भाभी के कमरे में से बाहर आ रहे थे और मुझे देखकर डर से गए और सीधे बाथरूम में चला गया। आज मुझसे रहा नहीं गया। जब वो बाहर आए तो मैं गुस्से में बोली, जब तुम्हें अपनी भाभी के साथ ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? इतना सुनते ही उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और मुझे बेड पर धक्का देते हुए बोला कि आज के बाद अगर भाभी के बारे में एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने कमरे में रोती रही, लेकिन वो मुझसे बिना कुछ कहे भूखे पेट ऑफिस चला गया। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दोपहर में मैंने अपना सामान पैक किया और मधेपुर की बस पकड़कर मायके पहुंच गई। मेरी जेठानी निकलते समय मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रिक्की भी फोन पर फोन किए जा रहे थे, पर मैंने उसका भी फोन नहीं उठाया और घर आते ही फोन स्विच ऑफ कर दिया और माँ को सब कुछ साफ साफ बता दिया। माँ भी कहने लगी कि शिखा, तुमने एकदम सही किया है। अब तुम उस घर में कदम तब रखोगी जब रिक्की उस चुड़ैल से अलग होकर तुम्हारे साथ कहीं रहने को राजी होगा। मेरी छोटी बहन इंदु को बहुत चिंता हो रही थी। उसकी भी शादी को अब 3 महीने ही बच गए थे और अब मुझे देखकर उसे ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। हम सब खाना खाने बैठे। मैंने फोन जैसे ही ऑन किया उतने में रिक्की का फोन आने लगा, पर मैंने फोन नहीं उठाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। फिर से रिक्की का फोन बजा। जब मैंने फोन उठाया तो कहने लगा कि शिखा, अब ध्यान रखना, तुम अपनी मर्जी से गई हो तो अपनी मर्जी से ही आओगी। मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगा। ऐसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि तुम मुझे लेने क्यों आओगे? तुम्हें मेरी जरूरत ही क्या है? वो चुड़ैल है ना, तो सही है, अब रहो दोनों अकेले में। मैं तो अब उस घर में कदम तब तक नहीं रखूंगी। इस बात को 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया। मैं रिक्की की राह देखती रही, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आया। और आता भी क्यों? इतनी सुंदर औरत जो उसके साथ थी, फिर मेरी जैसी साधारण औरत की उसे जरूरत क्या थी? मैं अब बहुत उदास और दुखी रहने लगी थी और मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वालों को भी मेरी चिंता लगी हुई थी। मेरी छोटी बहन की शादी को बस अब 2 ही महीने रह गए थे। एक दिन पापा मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि इंदु की शादी बाद में खुद जाकर रिक्की से बात करूंगा और अगर वो तुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो मैं उसे फिर अपने तरीके से समझाऊंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहिए था। मेरे मन में डर बढ़ता ही जा रहा था। अब इंदु की शादी को बस 15 दिन ही रह गए थे। एक दिन मैंने खुद ही रिक्की को फोन किया, रिक्की, तुम शादी में नहीं आओगे क्या? रिक्की बोला, मुझे यही नहीं पता कि शादी किसकी है। इंदु की शादी है, तुम दामाद हो इस घर के। मैंने कहा, जब मुझे कोई निमंत्रण ही नहीं है तो मैं कैसे आ जाऊं? तुम्हें निमंत्रण देने की क्या जरूरत है? मैंने गुस्से में कहा, अब तक जो कुछ हुआ वो कम है क्या? जो और कुछ अभी करना बाकी है। अच्छा ठीक है, मैं शादी वाले दिन आ जाऊंगा।
इतना कहकर रिक्की ने फोन रख दिया। शादी वाले दिन मैंने नीली रंग की साड़ी पहनी थी जो रिक्की ने ही मुझे गिफ्ट में दी थी। मुझे लगा कि वो जरूर आएगा। मैंने उसकी बहुत राह देखी पर वो नहीं आया और ना ही उसका फोन आया। एक तरफ इंदु की विदाई और दूसरी तरफ मेरी अपनी तकलीफ के बारे में सोचकर मैं माँ के गले लगकर रोने लग गई। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई और माँ से कहा कि मुझे अपने घर जाना है। ये सुनकर माँ गुस्सा होने लगी और बोली कि उस इंसान के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, तुम्हारी बहन की शादी में आने के लिए वक्त नहीं है, तुम चुपचाप बैठो, अब जो करना है तुम्हारे पापा करेंगे। मैं दिन भर रिक्की को फोन लगाती रही लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मुझे लगने लगा था कि अब हमारा रिश्ता बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। उतने में फोन की घंटी बजी। देखा तो रिक्की का ही फोन था। हेलो शिखा, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। वो रोते हुए कहने लगा कि परसों रात में भैया भाभी का एक्सीडेंट हुआ था। भैया जगह पर ही खत्म हो गए और भाभी अस्पताल में एडमिट है। मेरे तो दिमाग ने मानो काम करना ही बंद कर दिया हो। मैंने जब घर में ये बात सबको बताई, सभी अपने गुस्से को एक बगल रखकर मेरे साथ अस्पताल पहुंचे। मेरी जेठानी नम्रता की हालत बहुत नाजुक थी। उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। काफी इलाज कराया, कई जगह मन्नतें मांगी थी। उस दिन भी वे कहीं दर्शन करके लौट रहे थे। मेरी जेठानी कोमा में ही चली गई थी। कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था और उनकी सेवा के लिए मैं 24 घंटे अस्पताल में रहती थी। ये सब देखकर रिक्की में बदलाव दिखने लगा था और वो मुझसे फिर से प्यार करने लगे थे। अब वो अस्पताल ही मेरा घर बन गया था। जेठानी की भी हालत में सुधार आ रही थी लेकिन वे बोलने की स्थिति में नहीं थी। उन्हें अपने पति की मृत्यु के बारे में भी पता चल गया था। 2 महीने बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए घर पर भी मुझे ही उनकी सेवा करनी पड़ती थी। इसी दौरान मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने ये बात रिक्की को बताई तो वो बहुत ही खुश हुआ और जाकर अपनी भाभी के हाथों को चूमने लगा। वे कुछ बोल तो सकती नहीं थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हल्की सी मुस्कुराई है। इसका मतलब ये खबर सुनकर वो भी खुश थी। मुझे अब 8वां महीना लग गया था। इसी बीच मुझे लगा कि जैसे राहुल फिर से अपनी भाभी के करीब जा रहे हैं। प्रेगनेंसी के कारण मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे जरूरी काम करने में थकान हो जाती थी। मैं अधिकतर समय अपने कमरे में ही रहती थी। रिक्की जब काम पर से आते तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आते। मैं खुद अपनी जेठानी को जूस पिलाकर अपने कमरे में आती। फिर मैं और रिक्की खाना खाते। सुबह देर से उठती तो देखती कि रिक्की नाश्ता बना चुका होता। मेरे साथ नाश्ता करके वो ऑफिस के लिए निकल जाता। एक दिन मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मेरी जल्दी आँख खुल गई। रिक्की को लगा कि मैं अभी तक सो रही हूँ, इसलिए वो चुपचाप कमरे से बाहर निकला। मैं भी दबे पांव उसके आगे जाने के बाद अपने कमरे से बाहर आई। देखा तो वो अपनी भाभी के कमरे में जा रहा था और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं काफी देर तक वहां खड़ी रही, बाद में आकर अपने बेड पर लेट गई। रिक्की का ये पागलपन मेरी समझ से परे था। पहले तो मेरी जेठानी ठीक ठाक थी, पर अभी तो वे एक अपंग की तरह बेड पर पड़ी रहती है। फिर रिक्की अंदर कमरे में उनके साथ क्या करता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे परी तरीके से ठीक हो गई हैं और बीमार होने का नाटक कर रही हैं, ताकि इन दोनों का सच मेरे सामने न आ सके। आगे के कुछ दिन मैं ठीक से सो ही नहीं पाई थी। मुझे अब रिक्की से नफरत होने लगी थी। मैं रोज रात उसे अपने भाभी के कमरे में जाते देखती। मेरी गहरी नींद में सोने के बाद वो अपनी भाभी के कमरे में जाता और करीब आधे घंटे बाद आकर मेरे बगल में लेट जाता और पता वो पसीने में सरोबार होता था। मेरी डिलीवरी होने में अभी 20 दिन बाकी थे। मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं ज्यादा दिनों तक इन दोनों की रासलीला सहन नहीं करूंगी। डिलीवरी के बाद करीब 1 हफ्ते तक मैं बाहर आ नहीं सकती, इसलिए अब पहले ही मैं इन दोनों को रंगे हाथे पकड़ूंगी। रात में जब रिक्की घर आया तो रोज की तरह मुझे जूस देते हुए कहा, ये लो भाभी को जूस पिलाओ, फिर हम दोनों खाना खाएंगे।
मैंने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही पिला आओ। ऐसा कहकर मैं उसी के सामने बेड पर लेट गई। उसने वो गिलास लिया और भाभी के कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। करीब 10 मिनट बाद वो बाहर आया और कमरे में आकर मुझसे कहने लगा कि अभी सोने जा रही हूँ क्या, चलो उठो थोड़ा बहुत खा लो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मेरी भूख तो वैसे ही मर गई थी, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे के कारण मुझे खाना पड़ता था। उतने में रिक्की कहने लगा कि शिखा, कल हमें अस्पताल जाना है, भाभी की तबीयत फिर से खराब हो गई है। मैंने कल ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अच्छा, तो कितने बजे तक जाओगे? सुबह जल्दी ही निकलेंगे, उनके कुछ टेस्ट भी कराने हैं और आने में देर हो जाएगी। दूसरे दिन रिक्की ने मेरे साथ नाश्ता किया और दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। मैंने फिर बाजार जाकर एक छुपा हुआ कैमरा लाया और अब भाभी के कमरे में ऐसी जगह बिठाया ताकि वहां से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे और उस कैमरे को अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लिया। ये सब करते करते मुझे दोपहर के 12 बज गए थे। आज मैं बहुत खुश थी, मेरे पास उन दोनों के खिलाफ सबूत मिलने वाले थे। दोपहर में जब वो दोनों आए तो रिक्की ने मुझे समझाया कि कौन सी दवाई कब देनी है। उसके हाव भाव से देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो उनकी भाभी न होकर पत्नी ही हो। रात में रिक्की खुद अपनी भाभी के लिए जूस और दवाई ले गया और आधे घंटे बाद वापस आया। खाना खाने के बाद हम दोनों सो गए। दूसरे दिन नाश्ता करके रिक्की ऑफिस के लिए निकल गया और फिर मैंने अपना फोन देखा। वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो मानो मेरे होश ही उड़ गए थे। रिक्की अपनी भाभी के कमरे में गया और उन्हें उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया। बेड पर गंदी चादर हटाकर उस पर साफ सुथरी चादर बिछाई। फिर वो गंदी चादर बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर भाभी की गंदी सलवार भी बदली और उसे भी धोकर सूखने के लिए डाला। अब हर रोज मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक करती। मेरी दिनचर्या ऐसी ही बन गई थी। रिक्की ऑफिस के लिए जाता नहीं कि मैं अपना फोन देखने बैठ जाती और रिक्की का भी रोज का वही काम था। रिक्की जो कुछ अपनी भाभी के साथ कर रहा था वो सिर्फ या तो पति कर सकता है या फिर एक बेटा अपनी माँ की इतनी सेवा कर सकता है। मैं बहुत कंफ्यूज थी। इस बारे में रिक्की से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। कुछ दिनों बाद मेरी डिलीवरी हुई और मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी माँ हमारे घर आई हुई थी। एक दिन मैंने वो वीडियो अपनी माँ को दिखाया तो माँ ने सिर पर हाथ लगा लिया। कहने लगी कि शिखा, तुम बहुत भोली हो। ये कोई माँ बेटी का प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक पति ही कर सकता है। और कुछ दिनों बाद माँ अपने घर लौट गई और मुझे अपने मायके चलने के लिए कहने लगी। मेरा बेटा अब 1 महीने का हो गया था। एक दिन मेरी जेठानी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। रिक्की अंदर से टूट गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी सगी माँ ही खो दी है। कुछ दिनों बाद मैंने रिक्की का मूड देखकर कहा कि तुम भाभी के कमरे में अंदर जाकर बंद क्यों कर लेते थे। ये सुनते ही उसने मेरी तरफ देखा और लंबी सांस ली और कहा कि बचपन में मैंने और मेरे भैया ने बहुत बुरे दिन देखे थे। बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया और पापा ने दूसरी शादी कर ली। पापा की मौत के बाद दूसरी माँ ने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी और हमें दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया था। भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। 10 साल पहले भैया की शादी भाभी से हुई जो अपने घर में इकलौती थी। उनके माता पिता की मौत के बाद भाभी ने अपनी सारी संपत्ति भैया के हवाले कर दी थी। उन्होंने मेरा पालन पोषण एक माँ की तरह किया। मैंने कभी अपनी माँ को देखा नहीं था, लेकिन भाभी ने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। भाभी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ सालों पहले मुझे निमोनिया हो गया था। मैं कई महीनों तक बिस्तर पर पड़ा था। तब भाभी ने ही मेरा ख्याल रखा था। उनकी जगह अगर कोई और औरत होती तो मेरे गंदे कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाती, लेकिन उन्होंने मुझे संभाला। भाभी को रामायण की कथाएं बहुत पसंद थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती थी। इसलिए जब भैया काम से बाहर जाते थे तो मैं उनको रामायण पढ़कर सुनाता था। सुनने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए दरवाज़ा बंद कर लेता था।
जिसकी वजह से तुम्हें गलतफहमी हो गई थी और तुम मायके चली गई थी। मैं चाहता तो ये सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देता, मगर तुम्हें तब यकीन ना आता, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में एक बार शक बैठ जाता है तो इंसान किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता है। जब से भाभी का एक्सीडेंट हुआ था तो वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, इसलिए मैं उनकी सेवा किया करता था। उनके कर्ज से मुक्त होना चाहता था, लेकिन मैं उस ताकत के साथ सेवा नहीं कर पाया और ना ही उन्हें बचा सका। इतना कहकर वो मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। उसे ऐसा देखकर मुझे भी रोना आ गया। मुझे मन ही मन शर्म महसूस हो रही थी कि मैंने इन दोनों के बारे में कितना गलत सोच रही थी और अब हम दोनों अपने बच्चे के साथ खुशी से रह रहे हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। धन्यवाद दोस्तों।